हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अशोका क्लासेस में। अपनी कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक और मेन टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है मेमोरी। देखिए, मेमोरी बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे हम क्या जानते हैं, नॉर्मली हम जानते हैं कि मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक मेन मेमोरी को भूल जाते हैं जो होती है IPM यानी इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। ये मेमोरी जो CPU के अंदर डिसाइड करती है, इसको बोलते हैं हम इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। मेमोरी होता क्या है, देखिए, जब हम कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डाटा डालते जा रहे हैं, लेकिन CPU क्या करेगा, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को रन करेगा और हम क्या कर रहे हैं, उसके पास बैक टू बैक प्रोसेसेस को भेजते जा रहे हैं। अब हमें क्या लगता है कि CPU एक टाइम पर एक से ज़्यादा प्रोसेस को रन करके हमें दे रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। CPU एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस को रन करता है, जो बाकी हमने उसके अंदर डाटा डाला है वो कहीं ना कहीं CPU के अंदर स्टोर रहता है, जिसको वो आने वाले टाइम में एग्जीक्यूट करेगा। तो जो वो हमने बाद वाला डाटा डाला है वो जिस जगह पर स्टोर होता है उसको बोलते हैं मेमोरी। अब मेमोरी कितने टाइप की होती है, कैसे हम उनको क्लासीफाई करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, देन सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड देन सेकेंडरी मेमोरी। तीन टाइप ऑफ मेमोरी हम नॉर्मली पढ़ते हैं और इन्हीं के बेस पे हम आगे इन मेमोरीज को क्लासीफाई करते हैं। एक ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाऊंगी कि कौन सी मेमोरी CPU से किस तरह अटैच होती है और क्या काम करती है। सबसे पहले IPM यानी इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। इंटरनल नाम से ही पता चल रहा है कि ये CPU के अंदर मेमोरी होती है। इसको हम नॉर्मली रजिस्टर्स भी बोलते हैं, यानी ये मेमोरी CPU के अंदर रजिस्टर्स की फॉर्म में सेव होती है। उसके बाद सेकेंड इज प्राइमरी मेमोरी, थर्ड इज सेकेंडरी मेमोरी। देखिए, सेकेंडरी मेमोरी तो बिल्कुल एक्सटर्नल मेमोरी है, ये वो मेमोरी है जो हम एक्सटर्नली कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क। प्राइमरी मेमोरी क्या है, ये CPU के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है लेकिन CPU के अंदर नहीं होती। अंदर यानी इंटरनल मेमोरी सिर्फ एक होती है, दैट इज रजिस्टर्स। ठीक है, आप एक एक करके देखिए, समझते हैं कि कौन सी मेमोरी काम क्या करती है। देखिए, मेमोरी तो सारी हैं, यानी प्रोसेसेस को जगह तो हर एक मेमोरी प्रोवाइड कर रही है। ये सारी की सारी डिफर करती हैं सिर्फ और सिर्फ इनकी स्पीड में और कॉस्ट में। सबसे पहले जो रजिस्टर्स हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है लेकिन इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर बाइट्स में या फिर किलो बाइट्स में डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि किलो बाइट बहुत ही छोटी यूनिट होती है, यानी कितना कम डाटा ये अपने अंदर स्टोर करते हैं, लेकिन इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। देखिए, जो CPU होता है, CPU जब किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा तो वो इन फ्रैक्शंस ऑफ टाइम उसको सोल्व कर देता है, यानी CPU बहुत ही जल्दी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करवाता है। तो जितनी जल्दी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है CPU को चाहिए कि उतनी ही जल्दी उसके पास प्रोसेस आए ताकि वो उसको जल्दी एग्जीक्यूट करे। मान लीजिए कि CPU किसी प्रोसेस को रन कर रहा है, उसने रन कर दिया, आगे भेज दिया, अब वो दूसरी प्रोसेस के लिए वेट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका वेटिंग टाइम इतना बढ़ जाए कि हमें लगे कि हमारी प्रोसेस डिले हो रही है, हम तक लेट पहुंच रही है। वो गलती CPU की नहीं होती, वो कहीं ना कहीं CPU के पास मेमोरी पहुंची ही नहीं, CPU के पास प्रोसेस पहुंची ही नहीं है, इसीलिए हमें लगता है कि हमारी प्रोसेस डिले हो गई। तो ज़रूरत ये होती है कि हम CPU की स्पीड के साथ मैच करने वाली एक मेमोरी लेके आए जो जल्दी से जल्दी उसके पास प्रोसेस भेजे और CPU उनको क्या करवाए, एग्जीक्यूट करवाए। दैट इज द रजिस्टर्स। रजिस्टर्स की इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि ये CPU के पास बैक टू बैक प्रोसेसेस को भेजता है, लेकिन साइज बहुत छोटा होता है। उसके बाद आती है प्राइमरी मेमोरी। देखिए, प्राइमरी मेमोरी क्या होगी, अब ये साइज में तो बढ़ जाएगी, साइज में तो प्राइमरी मेमोरी, इसके अंदर रैम रोम आते हैं, ये अब GB तक चली गई है। पहले ये भी KB MB में आती थी, लेकिन अब आज के टाइम में GB भी हम यूज़ कर रहे हैं, यानी ये साइज में तो बढ़ गई है, लेकिन अब इसकी स्पीड क्या हो गई है, रिलेटिवली स्लो। यानी ये CPU के पास डायरेक्ट अगर प्रोसेस को भेजेगी तो हमें लगेगा कि प्रोसेस डिले हो रही है या फिर प्रोसेस लेट हम तक पहुंच रही है, हमें आउटपुट लेट मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करवाते हैं, प्राइमरी मेमोरी और CPU के बीच में एक मेमोरी का यूज़ करते हैं, दैट इज रजिस्टर्स। लेकिन रजिस्टर और प्राइमरी मेमोरी की स्पीड भी क्या है, अभी मिसमैच है, ये भी बहुत स्लो हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम एक और मेमोरी बीच में अटैच करते हैं, दैट इज कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी हालांकि प्राइमरी मेमोरी का ही एक टाइप होती है, लेकिन इसकी स्पीड रिलेटिवली रजिस्टर्स की स्पीड के साथ मैच करती है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और साइज में भी स्मॉल होगी। देखिए, जो बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा मेमोरी फास्ट होती रहेगी उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट प्राइस बढ़ता रहेगा, इसीलिए जो रजिस्टर्स हैं इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, कैचे का भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। प्राइमरी मेमोरी का कॉस्ट रिलेटिवली धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम इसकी स्पीड देख सकते हैं कि रिलेटिवली स्लो है। सेकेंडरी मेमोरी इन सबसे ही एक्सटर्नल होगी, इसका साइज इतना बड़ा होता है, इन टेराबाइट्स इसका साइज आज के टाइम में हम चला रहे हैं
ये हार्ड डिस्क की फॉर्म में कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं और ये क्या होती है, रिलेटिवली बहुत ही ज़्यादा स्लो होती हैं। ये तो इम्पॉसिबल है कि हम सीधा सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू के पास क्या भेजें, डाटा भेजें, तो वो उसका एग्जीक्यूट बहुत ही ज़्यादा टाइम में करेगा। हम प्रोसेस एक ऐसे चलता है कि सेकेंडरी मेमोरी से जो डाटा आएगा वो प्राइमरी मेमोरी के पास आएगा, प्राइमरी मेमोरी से कैचे में, कैचे से रजिस्टर में, एंड रजिस्टर से देन सीपीयू के पास वो डाटा जाएगा। उसके बाद हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। यानी इतनी बार हमारे डाटा की जगह चेंज होती है और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर मेमोरी मैच नहीं होगी सीपीयू की मेमोरी के साथ, तो हमारी प्रोसेस डिले होगी, हम तक आउटपुट बहुत लेट हो चुका। अब एक एक करके इन सारी मेमोरीज को डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, जो कि रजिस्टर्स की फॉर्म में सीपीयू के अंदर सेव होती है। देखिए सीपीयू रजिस्टर, अ रजिस्टर इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरी फास्ट मेमोरी। देखिए इसकी डेफिनेशन में ही पता लग रहा है कि क्या काम कर रहा है। वेरी स्मॉल यानी साइज में बहुत ज़्यादा छोटी होती है, अमाउंट ऑफ वेरी फास्ट यानी बहुत फास्टली ये काम करेगी, प्रोसेसेस को बहुत जल्दी जल्दी क्या करेगी, सीपीयू के पास लेके जाएगी, लेकिन क्या होगी, वेरी स्मॉल, साइज में बहुत छोटी होती है। मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं। रजिस्टर्स आर लोकेटेड इन प्रोसेसर्स, ये सीपीयू के अंदर ही होंगे so that the data can be accessed faster। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने इसको एक्सटर्नल लगा दिया, क्योंकि अगर एक्सटर्नली मेमोरी लगी होगी तो भी डाटा को ट्रांसफर होने में डिले हो सकता है। इसीलिए इस फास्ट मेमोरी को हमने क्या किया, सीपीयू के अंदर ही अटैच कर दिया। Registers are used to quickly accept, store and transfer data that are being used by the user। यानी ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र ही नहीं करती, ये ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट भी करती है डाटा को, स्टोर भी बहुत जल्दी करती है और ट्रांसफ़र भी सीपीयू के पास बहुत जल्दी कर देती है। रजिस्टर्स आर टेम्परेरी मेमोरी यूनिट, यानी ऐसा नहीं है कि कोई प्रोसेस अगर रजिस्टर्स के अंदर आएगी तो वो परमानेंटली उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। जैसे ही कोई रजिस्टर आगे ट्रांसफ़र करेगा सीपीयू के पास उस प्रोसेस को, तो वो वहाँ से टोटली क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, टेम्परेरी मेमोरी यूनिट्स होते हैं। आइए देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मेमोरी, दैट इज़ प्राइमरी मेमोरी। देखिए प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर में होनी चाहिए। उसके बाद इसके 3 टाइप होते हैं, रैम, रोम एंड कैचे मेमोरी। मैंने आपको बताया कि जो कैचे मेमोरी अटैच की थी हमने सीपीयू से नेक्स्ट और प्राइमरी मेमोरी से पहले, उसको वो भी क्या है, टाइप है प्राइमरी मेमोरी का। सबसे पहले हम उसी मेमोरी को पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जस्ट हमने रजिस्टर्स पढ़े हैं, तो रजिस्टर से जो नेक्स्ट मेमोरी होती है वो कैचे ही होती है, तो वो कैसे उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं वो समझते हैं। कैचे इज़ अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड बिटवीन प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड मेमोरी होती है। क्यों होती है, ताकि ये रजिस्टर्स के साथ क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। उसके बाद इसको हम कहाँ रखते हैं, प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में रखते हैं। उसके बाद रैम इज़ मच स्लोअर देन सीपीयू। हम जानते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम होती है वो सीपीयू से अभी भी क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो है। Therefore, moving data between RAM and CPU is time consuming। तो अगर हम डाटा डायरेक्ट मूव करवाएंगे तो हमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जिससे हमारी प्रोसेस क्या होगी, डिले होगी। इसी वजह से टू सोल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज कैचे मेमोरी। दिस इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर। इस एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि हम कम टाइम में सीपीयू से क्या करवा पा रहे हैं, ज़्यादा काम करवा पा रहे हैं। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट, दैट इज रैम। आइए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मेमोरी की तरफ, जो है रैम। देखिए रैम प्राइमरी मेमोरी की सेकेंड टाइप ऑफ मेमोरी है, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो डाटा होता है उसको हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए रैम के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। सबसे पहले इट इज़ रीड राइट मेमोरी, यानी इस मेमोरी के अंदर जो कंटेंट लिखा है आप उसको रीड भी कर सकते हो, एज वेल एज उसको चेंज भी कर सकते हो। रीड का मतलब होता है उसको पढ़ना और राइट का मतलब होता है उसके अंदर चेंजेस करना। अब अगर आप चाहते हो उसमें कुछ चेंज करना तो यू कैन। उसके बाद सेकेंड, रैम इज वोलाटाइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है रैम और रोम के केस में। रैम जो है वो वोलाटाइल होती है। देखिए वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके रैम में कुछ डाटा है, आपने जैसे ही अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया, आप ऑन करने के बाद अगर दोबारा से उस डाटा को ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो वोलाटाइल इन नेचर है, यानी स्विच ऑफ होने के साथ ही वो डाटा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। मीन डाटा लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। अगर स्विच ऑफ होगा तो उसके बाद हमें डाटा नहीं मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं वोलाटाइल नेचर ऑफ रैम। उसके बाद रैम कंसिस्ट ऑफ मैनी कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर। रैम को बनाने के लिए कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स को क्या लगाया जाता है, सीरियली लगाया जाता है। उसके बाद रैम इज प्लेस्ड बिटवीन सेकेंडरी मेमोरी एंड कैचे मेमोरी। हम पढ़ चुके हैं कि रैम को जो प्राइमरी मेमोरी है उसको हम सेकेंडरी मेमोरी के बीच में लगाते हैं और कैचे मेमोरी के बाद लगाते हैं, ताकि हम उनकी स्पीड को मैच कर पाएँ। अब जो रैम है वो 2 टाइप की होती है मेनली, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम होता है स्टैटिक रैम एंड डी रैम होता है डायनेमिक रैम। देखिए नाम से पता चल रहा है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है कि इसमें जो डाटा होगा वो स्टैटिक रहेगा, कहीं नहीं जाएगा।
लेकिन अभी हमने बताया कि रैम तो वोलेटाइल इन नेचर होती है, तो जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया डाटा लॉस्ट हो जाएगा। देखिए वो वोलेटाइलिटी तो इसकी बनी रहेगी, लेकिन जब तक हम पावर को ऑफ ना करें तब तक डाटा इसके अंदर रहना चाहिए। इसको बोलते हैं स्टैटिक रैम। मीन रिटेन इट्स कॉम्पोनेंट एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाई। जब तक पावर सप्लाई हम करते रहेंगे तब तक इसके कॉम्पोनेंट ऐसे के ऐसे हमें मिलेंगे। ये एक ऐसी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। ये क्या होती है, वेरी फास्ट होती है। इतनी फास्ट होती है कि कई बार हम एस रैम को कैचे मेमोरी से भी रिप्लेस कर देते हैं, यानी हम कैचे मेमोरी की जगह क्या लगा देते हैं, स्टैटिक रैम लगा देते हैं, एंड दैट इज स्मॉल। तो हम जानते हैं अगर फास्ट होगी तो साइज में क्या हो जाएगी, छोटी। उसके बाद है डायनेमिक रैम। देखिए डायनेमिक नाम से पता चल रहा है कि इसमें चेंजेस हो सकते हैं। क्या पता हमने पावर सप्लाई की हुई हो फिर भी हमारा कुछ कंपोनेंट्स क्या हो जाए, लॉस हो जाए, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। तो समटाइम लूज इट्स कंपोनेंट्स इवन व्हेन पावर इज सप्लाई। तो ये मेमोरी क्या है, थोड़ी सी एस रैम से आ जाती है, थोड़ी नीचे आ जाती है। तो ये स्लो होगी, स्लो इन रेट होगी एंड लार्ज इन साइज। तो ये हमारी प्रॉपर बेसिकली क्या दो टाइप्स होगी हमारे रैम की। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, दैट इज रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो उसके अंदर कोई चेंजेस करना तो आप उसको नहीं कर सकते। तो सबसे पहले वी कैन ओनली रीड बट कांट राइट ऑन इट। हम सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं। रोम में जो एडवांटेज थी कि हम वो रीड और राइट दोनों टाइप की मेमोरी थी, वो इसमें नहीं है। हम इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज नॉन वोलेटाइल। देखिए वोलेटाइल आपने समझा कि अगर आपने एक बार डाटा अगर डाटा डाला रैम के अंदर, उसके बाद अगर आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं तो डाटा नहीं मिलेगा। लेकिन ये नॉन वोलेटाइल है, यानी इसके अंदर जो डाटा होगा वो स्विच ऑन ऑफ करने के बाद भी आपको क्या मिलेगा, सेम टू सेम मिलेगा। यानी मीन डाटा इज स्टोर्ड परमानेंटली डाटा आपकी रोम के अंदर स्टोर होता है। रोम स्टोर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। देखिए जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारे सामने क्या आते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आएंगे। ऐसे ही अलग अलग डिवाइसेस में क्या आते हैं, बार बार हमें इंस्ट्रक्शन शो होते हैं। वो इंस्ट्रक्शन क्या है, टाइप ऑफ रोम, यानी ये रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस का डाटा है वो कहाँ स्टोर होता है, इन रोम। ठीक है, तो आप समझे होंगे कि रोम के अंदर किस टाइप का डाटा होता है। हम समझते हैं कि रोम सिर्फ कंप्यूटर्स में होती है, बट ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स के अंदर भी हमारे क्या यूज़ की जाती है, रोम। क्योंकि उसमें भी जब हम उनको स्टार्ट करेंगे तो हमें पहले इंस्ट्रक्शंस दिखाए जाएंगे हाउ टू स्टार्ट इट, उसको हम बोलते हैं रोम। उसके बाद रोम इज चीपर देन रैम। उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें तो रैम को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। एक एक करके समझते हैं ये सारी रोम होती है। देखिए सबसे पहले एम रोम। रोम का मतलब तो वही रहेगा, रीड ओनली मेमोरी। एम जो ऐड हुआ है इसका मतलब होता है मार्क, दैट इज मार्क रीड ओनली मेमोरी। देखिए जैसे हम कंप्यूटर लेके आएंगे, कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, जितनी बार भी हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन। यानी ये इनबिल्ट है कंप्यूटर के अंदर, हम उनको चेंज ना तो कर सकते ना हम उनको अपने आप बना सकते। वो इनबिल्ट कंप्यूटर ने हमें दिए हैं, उनको बोलते हैं मार्क रोम, यानी वो पहले से ही मार्क है, उनको बोला जाता है एम रोम। उसके बाद है पी रोम, उनको बोला जाता है प्रोग्रामेबल, दैट इज प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल का क्या मतलब है कि हम अपने अकॉर्डिंग उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, मार्केट से एक पी रोम परचेज करेंगे, उस पी रोम के अंदर हम क्या करेंगे, अपना डाटा डाल देंगे। लेकिन वो डाटा अगर हमने एक बार डाल दिया तो हम उसको दोबारा डिलीट नहीं कर सकते, वो उसके अंदर परमानेंटली स्टोर होगा। इसमें एडवांटेज क्या है कि हम अपने अकॉर्डिंग पी रोम के अंदर डाटा क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। लेकिन एक बार डालने के बाद वो डाटा क्या होगा, उसके अंदर परमानेंटली स्टोर होगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या है, ई पी रोम। इसका नाम होगा इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल। इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल। नाम से पता लगता है कि ये क्या करेगी, जो डाटा इसके अंदर होगा हम उसको इरेज कर सकते हैं और दोबारा से उस डाटा को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल। इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल का मतलब है कि इसके अंदर डाटा को हम बार बार इरेज करके अपने अकॉर्डिंग दोबारा क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक पेन ड्राइव की तरह है, हम पेन ड्राइव से डाटा इरेज कर दें, नया डाटा डाल दें, नहीं। इस डाटा को इरेज करने के लिए हमें अल्ट्रा वायलेट लाइट की ज़रूरत होती है। और अगर हम किसी ईपी रोम के डाटा को ख़त्म करना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके पूरे डाटा को ख़त्म करेंगे, ना कि एक सिलेक्टिव पार्ट को। यानी ईपी रोम के अंदर जितना भी डाटा होगा वो सारा का सारा एक बार में इरेज होगा। हम इस ईपी रोम को बार बार यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ टाइम यूज़ करने के बाद इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी लो हो जाती है। इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए फिर हम एक नई रोम बनाई, दैट इज डबल ईपी रोम। इसको हम बोलेंगे
इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल। यानी अब इसके लिए हमें यूवी लाइट की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिकली इस रोम में जो डाटा है उसको इरेज कर सकते हैं और दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें एक और एडवांटेज क्या ऐड हुई कि जो ईपी रोम है उसमें हम सिलेक्टिव पोर्शन को क्या नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, लेकिन इस रोम में हम सिलेक्टिव पोर्शन को भी क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और उसमें कुछ नया डाटा हम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और एक और एडवांटेज जो ईपी रोम की है वो ये है कि हम इसको थाउजेंड्स ऑफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ करने से भी इसकी क्वांटिटी या क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डबल ईपी रोम है वो पहले की सारी रोम से क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव है और यूज़ की जाती है। लेकिन जैसा कि इसके अंदर जितने फीचर्स होंगे उतना ही इसका कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हमारी क्या होती है, डबल ईपी रोम होती है। ये हमने पढ़ा सारे के सारे रोम के बारे में। आज के लेक्चर में हमने क्लियर किए हैं हमारी इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी एज वेल एज प्राइमरी मेमोरी, जिसके फर्दर हमने 3 पार्ट्स भी कवर किए हैं। एक बचती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।